हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु। मैं मास्टर टीचर केमिस्ट्री वेदांतु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको केमिस्ट्री के बता देता हूं जो हम क्लास 11 से फॉलो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि क्लास 9-10 तक हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन जनरल, बट 11th में जाते ही एक्चुअली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम बेटा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, एटम, बिल्कुल वहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। तो अगर आप कुछ नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको नीट जेईई के टॉप लेवल तक क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि ये वर्ड फिजिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, है ना। तो ऐसे चैप्टर्स हम डील करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। थोड़ा फिजिक्स जैसा लगेगा, इसीलिए उसका नेम है फिजिकल केमिस्ट्री। दो और पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के। एक आपने सुना होगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिसमें बच्चों हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मेरे कुछ एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, है ना। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल है, प्रेजेंट है। वो गैस भी हो सकते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम सुनते रहते हैं। तो आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है हमारे पास, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको शो किया। और पहला तो हो गया, देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच जिसको अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एलिमेंट्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहां पे होता है। 11th में थोड़ा डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। और एक और पार्ट है विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिकली कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो अभी बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एकदम बेसिक चैप्टर, जो क्लास 9th में भी हम स्टडी करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, और 11th में उस चैप्टर का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे बेसिक टर्म से लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मोल कॉन्सेप्ट। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूं जिससे कि आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स? दे आर नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब इसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, इसको किसी तरीके से आर्टिफिशियली जनरेट नहीं किया गया है। दे आर नेचुरली ऑकरिंग। जैसे कि एग्जांपल्स अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन एक गैस है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक गैस है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक गैस है, एलिमेंट है। कार्बन है, सोडियम, आयरन, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इससे बेसिक कुछ नहीं होता। हाँ, इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि ये सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा वही है स्टूडेंट्स, देखिए, एटम्स। तो कोई भी चीज दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिस चीज को मिला करके बनी हुई है उसको हम एटम्स बोलते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे बहुत पहले, लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑल्सो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर हो चुका है अभी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो एटम से भी छोटे होते हैं, एक्चुअली एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे अभी हमारा मेन फोकस होगा एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि एटम की प्रॉपर्टी, उसकी मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, इसके बेसिस पे जो है मोल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि दुनिया में जो भी चीज बनी है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो होगा एटम, ठीक है। दे आर दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल
हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर। तो एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास आयरन सब्सटेंस है, आयरन 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 का एक बार है, तो उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, उसके लिए तो वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना होता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको मिला करके आयरन बना होगा, उनको हम कहेंगे एटम्स। जैसे बायो में बोलते हैं ना सेल, एग्जैक्टली वैसे एटम्स, इससे छोटा नहीं है फिलहाल कोई, है ना। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या है ये देख लेते हैं। तो एक बात बताइए मुझे कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे नेचर में अवेलेबल है, क्या वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं सिंगल सिंगल, की मींस आयरन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन भी होते हैं? यस, जैसे कि वाटर अगर मैं लिखूं H2O, तो यहां पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूले में ही दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स अपने आप में बहुत बेसिक चीज है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे हैं एलिमेंट्स केमिस्ट्री में। ईच अल्फाबेट डिफर फ्रॉम ईच अदर, एग्जैक्टली वैसी हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन गैस है, तो आयरन सॉलिड मेटल है, ठीक है, जो कि इन स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम्स बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो कंपाउंड होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे ग्रुप है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का। एटम की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर्मूला H2O लिखे हैं, है ना, तो देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूले में दिख रहा है टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे। ठीक, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे इसको, तो व्हाट इज H2O? इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपाउंड्स बोलने के लिए, कि इट शुड बी ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑलवेज डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे यहां कौन कौन से एलिमेंट्स थे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनके एटम्स का ग्रुप ये क्या कहलाएगा? इट इज कंपाउंड, कंपाउंड। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इट हैज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अलग है कंपाउंड से? मॉलिक्यूल भी ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स है, यहाँ पे देखिए कंपाउंड इज आल्सो ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। फर्क ये है कि कंपाउंड इज ऑलवेज द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हूं नाइट्रोजन। N2 अगर मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, तो N2 का मतलब होता है टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो दो एटम का ग्रुप है वो सेम एलिमेंट का है, दोनों एटम्स नाइट्रोजन के, मतलब ऐसे समझिए, ये देखो N N, तो ये क्या बना है? N2। तो ये जो ग्रुप है जिसमें कि दो एटम्स यूज हुए हैं, वो दोनों एटम्स किसके हैं? ये दोनों एटम्स हैं नाइट्रोजन के, मतलब सेम एलिमेंट के। तो N2 इज अ मॉलिक्यूल। H2O, H2O क्या है? H2O इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट यूज हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। लेकिन H2O को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब यहां से कंफ्यूजन थोड़ा स्टार्ट होता है कि भाई एक तरफ इसको कंपाउंड भी बोल रहे हैं और H2O को मैंने अभी भी क्या बोल दिया? इट इज मॉलिक्यूल ऑल्सो। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मॉलिक्यूल भी है H2O, कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, और नाइट्रोजन सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा स्लाइट कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये तो समझ में आ गया कि दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स,
चलो ये भी ठीक है कि कंपाउंड्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां तक भी ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स आर आल्सो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि वाटर, तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को अभी हम क्लियर कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप बस बने रहिए साथ में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये डाउट अभी क्लियर होगा और ऐसा क्लियर होगा कि जिंदगी में कभी आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमारा डाउट क्लियर होगा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स में बी ऑफ टू टाइप्स, पहला है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बताया मैंने मॉलिक्यूल का डेफिनेशन? इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा कि एटम्स का जो ग्रुप बनेगा वो एक ही एलिमेंट का होगा। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, एटम ऑफ एलिमेंट ए, एटम ऑफ एलिमेंट ए, तो दो एटम्स मैंने लिया, उनको बना करके मिला करके एक मॉलिक्यूल मैंने बना दिया। एक और वैसा ही मॉलिक्यूल मैंने लिया तो मॉलिक्यूल्स हो गया। उसका एग्जांपल अभी तुरंत दूंगा। जैसे कि मैंने एक एटम हाइड्रोजन का लिया, एक और एटम हाइड्रोजन का लिया, तो दोनों को कंबाइन करके बन गया H2, दैट इज हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल विच इज डायटोमिक। डायटोमिक मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हमेशा दो एटम आते हैं। अच्छा, दो ही क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तीन क्यों नहीं आ सकते? क्या H3 हो सकता है? क्या H4 हो सकता है? इसके पीछे भी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टेट थियरी है, डुएट थियरी है, जिसको आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, डायटोमिक है। ठीक वैसे ही एक और डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, दोनों को अब जब मैं कंबाइन करूं तो उसको मैं 2H2 लिख सकता हूं, तो ये हो गया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे जो आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम या ये कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट यूज हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन। कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, फिर से एक बार, हाइड्रोजन का एक एटम, एक और एटम, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, H2 बना, विच इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक और मॉलिक्यूल आया H2 का, ऐड करने से क्या हो गया? 2H2, इट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोजन ओनली, देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन, इसीलिए इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर एक से अधिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज होंगे तो उसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वही नेक्स्ट पेज में, और वहीं पे एग्जैक्टली आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। आप कलर्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने काफी मेहनत की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कलर वाइज भी बिल्कुल डिफरेंस दिखना चाहिए यहाँ पे एलिमेंट्स का। जैसे अगर मैंने एलिमेंट ए का एक एटम उठाया, एलिमेंट बी का एक और एटम उठाया, और दोनों को आपस में मैंने कंबाइन किया है टू गिव अ ग्रुप ऑफ एटम A and B, तो इट विल बी नोन एज कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि इट विल बी ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जैसे ही एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिक्स होगा, अब ये बन गया है मॉलिक्यूल। देखो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल को ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दोनों बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल इज अ जनरल टर्म, अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कंबाइन किया हमने, H2O बना, तो H2O को क्या बोलेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड बट ऑल्सो अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोलेंगे H2O को। एक और हमने ऐड किया H2O, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो H2O प्लस H2O क्या हो जाएगा? 2H2, तो इसको बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का। तो स्टूडेंट्स ये समझना बहुत बेसिक है, क्योंकि आगे जो अभी आज हमारा मेन टारगेट है मोल कॉन्सेप्ट, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि ये सारे बेसिक टर्म्स हमको एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये दो चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर स्टडिंग द मोल कॉन्सेप्ट विच इज द सोल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री।
सोल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप बिना मोल कॉन्सेप्ट के स्टडी नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसको पढ़ना इतना जरूरी है, तो उसको समझने के लिए जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे से हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्या सीखा है? एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, तो देखिए इधर, तो जैसे स्टूडेंट्स दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ वेट होता है, एग्जैक्टली वैसे ही हर एलिमेंट के एटम का भी कुछ मास होता है, जिसको सिंपल हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, है ना? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एक एटम, उसका कुछ मास होगा, कितना होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। ऑक्सीजन का एक एटम, उसका कुछ मास होगा अलग। नाइट्रोजन का एक एटम, उसका कुछ मास होगा अलग। तो क्योंकि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग है, उनके एटम्स का मास भी क्या होगा? अलग होगा, जिनको हमको याद रखना होगा। कुछ बेसिक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बट एक्चुअली मेरा सजेशन होता है कि हम थोड़े ज्यादा रेंज को कवर करें, कुछ ज्यादा एटॉमिक मास याद रखें एलिमेंट्स के। कहां से कहां तक मैं बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें, पीरियोडिक टेबल, तो एलिमेंट्स 1 से लेकर के 30 तक अगर आपको सीक्वेंस पता है, तो एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स जिंक तक। यहाँ पे हमको हर एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 से 30 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। उसमें से भी जो मोस्ट पॉपुलर है उनका एटॉमिक मास यहाँ पे टेबल में मैंने कलेक्ट कर दिया है आपके लिए, ताकि अभी जो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये यूज होगा, तो वहां थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज एटॉमिक मास। तो हर एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम एटम बोलते हैं, उसका मास एक दूसरे से अलग होता है और फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास फिक्स होगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास फिक्स होगा, नाइट्रोजन के एक एटम का मास फिक्स होगा। कितना होगा तो जल्दी से देखते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यू या एएमयू। अब ये यू क्या है, एएमयू क्या है? हम तो मास ग्राम केजी इसमें मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये यू क्या है? यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। यू का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, या कई बार आप देखेंगे तो इसको एएमयू भी लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो यू या फिर एएमयू, ये दोनों एप्लीकेबल है टू मेजर द मास ऑफ एटम। तो ये यूनिट क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो मास को मेजर करते थे बहुत अच्छे से ग्राम में या केजी में, डे टू डे लाइफ में तो यही यूनिट्स यूज किए जाते हैं, तो एटम्स के लिए क्यों नहीं? हाँ, निकाल सकते हैं बिल्कुल। एक एटम का मास एक्चुअली क्या है, एटम बहुत छोटा होता है, वो विजिबल भी नहीं, तो उसका मास भी बहुत कम होता है, जबकि ग्राम और केजी जो है बड़े यूनिट्स हैं मास के। तो अगर हम एक एटम का मास ग्राम या केजी में निकालेंगे, निकाल सकते हैं बिल्कुल, उसका भी टेक्निक आपको बताया जाएगा आगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन वैल्यू इतना छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, मतलब 10 के पावर -27, 10 पावर -23, इस ऑर्डर में है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, एक अलग से एक यूनिट बना लेते हैं एटॉमिक मास को मेजर करने का, जिसको कहते हैं यू या एएमयू, यूनिफाइड मास बोलते हैं उसको। तो सारे एटम्स का एटॉमिक मास हम यू में मेजर करने वाले हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे 1 यू को? तो 1 यू का डेफिनेशन होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, क्या लिखा है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये कार्बन 12 क्या चीज है? कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, कार्बन के एक एटम का मास क्या है? 12 यू। तो अगर मेरे को 1 एएमयू या 1 यू को डिफाइन करना है, तो क्या लिखना होगा? 1 यू इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 का मास कितना है? उसका मास है 12, तो 1/12 इंटू 12, ये कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा आंसर? 1 यू आया। इसीलिए 1 यू का डेफिनेशन जो है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। कार्बन 12 आइसोटोप मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज टेकन एज 12 यू, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। तो अब जल्दी से इन एलिमेंट्स को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा फॉर नाउ कि एटॉमिक मास क्या है। तो स्टूडेंट्स
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को लेना है आपको 1U, कार्बन का लेना है 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, इसको डेसिमल में एज इट इज याद रखना पड़ेगा, राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, कैल्शियम का 40 है। तो एटलीस्ट इतना एटॉमिक मास अभी के लिए आपको याद रखना होगा, जिससे कि हम मोल कॉन्सेप्ट समझ सकें। आगे का जो टॉपिक है मेन टॉपिक, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 30 एलिमेंट तक, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक, आपको सीक्वेंस वाइज सारे एलिमेंट्स का नेम याद होना चाहिए और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एटॉमिक मास को ही मास नंबर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मास नंबर। तो अगर आपको कहीं ये टर्म दिख रहा है मास नंबर, मतलब समझ लीजिए एक एटम का मास ही एटॉमिक मास। हाँ, टेक्निकली मास नंबर का डेफिनेशन होता है इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, अगर उनको एडिशन हमको किया जाए तो वही मास के बराबर आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें बहुत लाइट वेट का होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके मास को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम ही मास नंबर है। तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर कैपिटल ए, ठीक है। और दूसरा टर्म आता है एटॉमिक नंबर। इसको तो आप समझ लीजिए आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे क्लास में रोल नंबर्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्यों दिए जाते हैं? उनका पर्पस क्या है? क्योंकि वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी सेम नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि दोनों का नेम जो है वो सेम हो, सरनेम भी सेम हो, लेकिन रोल नंबर कभी सेम नहीं होता। यही रीजन है कि एग्जाम्स में हम रोल नंबर को एज आइडेंटिटी मानते हैं, नाम को नहीं, रोल नंबर को। क्योंकि रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का कभी भी सेम नहीं होता। एग्जैक्टली वैसे ही एलिमेंट्स के भी एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होते। ये उनका रोल नंबर समझिए आप। इसको लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ये चीज देखिए, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। किसी भी दो एलिमेंट के एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी सेम नहीं होता है, हमेशा अलग होता है, डिफरेंट, है ना। हो सकता है मास सेम आ जाए किसी दो एलिमेंट के एटम्स का, लेकिन एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी सेम नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं एटॉमिक नंबर, देखिए ध्यान से, Z का वैल्यू लिखना अगर मैं स्टार्ट करूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और कैल्शियम का 20। ये उनका एटॉमिक नंबर, कभी सेम नहीं आएगा, हर एलिमेंट का अलग है। तो 118 एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ये 118 क्या है? ये 118 अलग अलग एटॉमिक नंबर्स, जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक जाता है अप टू 118। तो वही मैं कह रहा था कि 1 से लेकर के 30 तक जो सीक्वेंस है ना एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन से जिंक तक, वो सीक्वेंस याद होना चाहिए और वही सीक्वेंस उनका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और इतने एलिमेंट्स का एटलीस्ट आपको एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो एटलीस्ट इस टेबल में जितने एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप याद करें तो फिलहाल आपका काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में। तो किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो दो चीज जरूर बताते हैं उसके बारे में, कि उसका मास नंबर क्या है, मींस एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर क्या है। अब लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, AXZ, बीच में जो X है वो सिंबल है एलिमेंट का। सिंबल्स क्या क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, इधर हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ सिंबल्स लिख देता हूं। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल, ये देखिए सिंबल, क्योंकि बार बार पूरा नेम नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो केमिकल फॉर्मूले में हम सिंबल से काम चलाते हैं, ठीक है, तभी उससे केमिकल रिएक्शंस भी लिख पाते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंबल है वो होता है H, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N, ऑक्सीजन का O, सल्फर का, सॉरी, सोडियम का Na,
अब कुछ कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट लेटर चल रहा था सिंबल, सोडियम का Na कहाँ से आ गया, N और A तो है नहीं, कहीं कोई लेटर ही नहीं मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, सोडियम जो है उसका लैटिन नेम यूज किया जाता है। व्हाट इज द लैटिन नेम? नेट्रियम। लैटिन नेम नेट्रियम, उसके जो स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट है वो उसका सिंबल होता है। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लैटिन नेम का सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में Mg उसका सिंबल, सल्फर में S, क्लोरीन में Cl, कैल्शियम में Ca, ये उनके सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लिख पाएंगे किसी भी कंपाउंड का, केमिकल रिएक्शन लिख पाएंगे। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था रिप्रेजेंटेशन, तो बीच में क्या आएगा? एलिमेंट का सिंबल। ये देखिए जैसे कार्बन के लिए लिख रहे हैं तो C लेटर लिख दिया उसका सिंबल। ऊपर में क्या आएगा हमेशा? मास नंबर। मास नंबर कितना है कार्बन का? एटॉमिक मास 12, ये देखिए 12 ऊपर आ गया। और नीचे क्या आएगा? Z दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो कितना है कार्बन का? वो है 6, ये देखिए नीचे आ गया 6। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उससे क्या होगा? उसके बारे में एटॉमिक नंबर और मास नंबर का हमको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है, जिसको आगे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब इतने सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फाइनली अब हम रेडी हैं टू स्टडी आवर मेन टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया। क्या हो अगर कोई मॉलिक्यूल का मास हमसे पूछ ले या कंपाउंड का मास पूछ ले, वो भी पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के लिए वो भी बहुत जरूरी है। जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा एटम्स से ही रिलेटेड कैलकुलेशन आएगा, मॉलिक्यूल या कंपाउंड का भी आ सकता है। तो बिल्कुल हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास निकाल सकते हैं। देखिए बहुत प्यारे प्यारे दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के। तो जैसे अगर हमको H2O वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालना है, कैसे निकाल पाएंगे? वाटर इज नॉट एटम, इट इज मॉलिक्यूल, बल्कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। देखिए H2O क्या है इसमें? इसमें दो एटम्स है हाइड्रोजन के, वन एटम है ऑक्सीजन का। ये ग्रुप है तीन एटम्स का, जिसको कि वाटर बोल रहे हैं। वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कैसे निकाल पाएंगे इसका मास? दूसरा एक और एग्जांपल हमको यहाँ पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 भी एक मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम, जिसमें कि तीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। टोटल कितने एटम्स हैं अगर हम काउंट करें तो 1 + 1 + 3, टोटल 5 एटम्स है, जिसमें कि एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम नाइट्रोजन है, तीन एटम ऑक्सीजन के। तो इसका भी अभी मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी हम एटॉमिक मास यूज करेंगे टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। बहुत इजी तरीका है, टेक्निक। देखिए सबसे पहले अभी हम वाटर का निकालने वाले हैं। क्या चीज? मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें दो एटम यूज हुए हैं हाइड्रोजन के, देखिए 2 × 1, 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और एक एटम यूज हुआ है ऑक्सीजन का, 1 × 16, 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बीच में ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल मास हमको कैलकुलेट करना है इस मॉलिक्यूल का। तो 2 × 1 + 1 × 16, 18U, ये आ गया। और यू में ही मेजर करेंगे, ग्राम और केजी तो बहुत बड़े यूनिट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक एटम का मास भी हम यू में मेजर करेंगे, मॉलिक्यूल का भी यू में मेजर करेंगे, ठीक। सिमिलरली HNO3 का अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो देयर इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये उसका एटॉमिक मास आ गया, एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 48 कैसे आया? 3 × एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, 14 कैसे आया? 1 × 14, एक ही एटम है नाइट्रोजन का, और 1 ये क्या है? 1 × 1, एक ही एटम है हाइड्रोजन का। इन सबको ऐड करने से आता है वैल्यू 63U। तो 63U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म यूज किया गया है मॉलिक्यूलर मास की जगह, वो है फॉर्मूला यूनिट मास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई अलग चीज नहीं है, मॉलिक्यूलर मास की तरह ही कैलकुलेट होता है बिल्कुल। बस फर्क ये है कि हम आयनिक कंपाउंड्स के मास को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए टर्म फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, ठीक है। इन जनरल हम यूज करते हैं टर्म मॉलिक्यूलर मास, और स्पेशली आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। बस इतना ही फर्क है, नेम का ही फर्क है। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स मतलब जो आयंस से बने हुए हैं या आयंस में ब्रेक होते हैं, जैसे कि NaCl, Na+
Cl माइनस, तो सॉल्ट बनता है हमारा NaCl, कॉमन सॉल्ट। तो इट इज आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय आयंस। ठीक, बस। तो कभी भी आयनिक कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो आयनिक कंपाउंड, उसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बस एक नया टर्म है, फॉर्मूला यूनिट मास, निकालने का टेक्निक बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एटम है कैल्शियम का, तो कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40, और दो एटम्स है यहाँ पे क्लोरीन के, तो 2 इंटू 35.5, ये देखिए ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया 111 यू। तो 111 यू इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी टर्म्स थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये सब ओके हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपके सामने आ चुका है आज का हमारा टारगेट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। इससे कुछ स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन यूज होता है, ऐसा वो कहते हैं। कैलकुलेशन तो बिल्कुल यूज होगा, नो डाउट, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। बस मेरे आप एक एग्जांपल को समझ जाइए, मोल कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो कि मेरा फर्स्ट लाइन भी है बाय द, दैट इज 1 डजन। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 डजन समझने। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो काउंटेबल है, अगर मैं उसके बारे में 1 डजन कह रहा हूं तो मतलब क्वांटिटी फिक्स, क्वांटिटी इज 12, 1 डजन। अब 1 डजन हम एप्पल ले, 1 डजन ऑरेंज ले, या फिर 1 डजन एग ले, एग्स, क्वांटिटी इज फिक्स, दैट इज नंबर 12। तो जैसे ही 1 डजन हमको बोला जाएगा, हमारे दिमाग में क्वांटिटी फिक्स है कि 12 आएगा। बस यही मोल कॉन्सेप्ट है। टर्म मोल जो है वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स दी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्वांटिटी, केमिस्ट्री में किसी भी चीज को मेजर किया जाता है तो मोल्स में क्यों मेजर किया जाता है, क्योंकि वो टर्म जो है मोल एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे डजन एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है कि 1 डजन एप्पल है तो 12 आएगा, 1 डजन ऑरेंज है तो 12 आएगा, फिक्स। एग्जैक्टली वैसे ही अगर 1 मोल है, 1 मोल, तो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका एटम हो, मॉलिक्यूल, एनीथिंग, अगर उसमें पार्टिकल्स हैं तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, दैट इज 6.023 10 पावर 23 फिक्स, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 1 डजन में नंबर 12 फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, वैसे ही 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। इस नंबर को आपको याद रखना होगा, 6.023 10 पावर 23। क्योंकि ये नंबर फिक्स है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसके लिए सिंबल Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Na। ठीक, तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन आ गया मोल का हमारे पास, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट, ये देखिए H2H2 प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल, ये देखिए, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। ठीक, अगर कोई बोले हीलियम, तो हीलियम H ही होता है, उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है। तो हीलियम बना होगा बेसिक पार्टिकल एटम से ही, लेकिन हाइड्रोजन बना होगा मॉलिक्यूल से। एच एच एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, H2H2 के ग्रुप में होता है, ऑक्टेट कंप्लीशन उसका रीजन होता है। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हाँ, मॉलिक्यूल एटम से ही बनता है, लेकिन यहाँ पे मोल ये बताता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.023 10 पावर 23। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे टर्म हम मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे इसके लिए। जबकि वहीं पे 1 मोल ऑफ हीलियम के लिए टर्म जो यूज करेंगे वो होगा एटम्स। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट। तो अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें एग्जिस्ट करेगा 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट एटम। वो ग्रुप बना लेता है ना H2, दो दो एटम का, तो यहाँ पे टर्म यूज करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो इसके 1 मोल में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन के 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जबकि हीलियम एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल नहीं बनाता क्योंकि इनर्ट होता है। तो इसके 1 मोल में एग्जिस्ट करेगा 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में एटम्स। तो ये फर्क है कि कब हमको एटम्स यूज करना है टर्म, कब हमको मॉलिक्यूल यूज करना है, ये डिफरेंस है। इसीलिए उसको इन जनरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमको कोई बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल, O2 होता है फॉर्मूला। तो उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? 6.023 10 पावर 23। तो 3 मोल्स में कितने होने चाहिए? 3 इंटू 6.023 10 पावर 23, 3 से मल्टीप्लाई होंगे। 1 में होते हैं 6.023 10 पावर 23, तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 इंटू, अगर यहीं पे कोई नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले हमसे, नंबर ऑफ एटम्स कि बताइए 3 मोल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में है 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में है 2 एटम्स। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में ये क्या है हमारा 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू, बस जो भी आएगा मल्टीप्लाई होकर के उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 3 मोल्स ऑक्सीजन। तो ये था हमारा फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक वैसे जैसे कि 1 डजन में नंबर 12 होता है, 1 मोल में होते हैं 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो 3 मोल्स में कितने होंगे, 4 मोल्स में कितने होंगे, ये हम आराम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये था फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे टोटल 3 डेफिनेशन है मोल के, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल अभी थोड़ी देर में। ये था हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला एक्सपेक्टेड है आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड डेफिनेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल में कितना वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है? वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। तो 1 मोल में होता है स्टूडेंट्स 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। देखिए, जैसे एक कंटेनर है, इसमें हम 1 डजन ऑरेंज रख पा रहे हैं। क्या रख पा रहे हैं? 1 डजन ऑरेंज। और मान लेते हैं कि ये कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स का है। तो इसी कंटेनर में हम 1 डजन एप्पल भी रख पाएंगे, 1 डजन एप्पल भी रख पाएंगे। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर 1 डजन में नंबर 12 फिक्स है कि इसमें 12 ऑरेंजेस आ रहे हैं और इस कंटेनर में फिल हो जाते हैं, तो सेम कंटेनर जो कि अगेन 2 लीटर्स का ही है, उसमें हम 1 डजन एप्पल भी रख पाएंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है तो नंबर ऑफ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो पार्टिकल वो भी फिक्स होना चाहिए। तो सेम कंटेनर 2 लीटर के ही कंटेनर में दोनों टाइप के सब्सटेंसेस 1 डजन ऑरेंज और 1 डजन एप्पल दोनों आ गए, प्रोवाइडेड कि एक ऑरेंज का साइज और शेप एक एप्पल के साइज और शेप के इक्वल है, ऐसे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया। कितना हो गया? दैट इज 2 लीटर 2 लीटर। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि जब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे वो भी फिक्स होना चाहिए, और वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। वो वैल्यू कितना है? दैट इज 22.4 लीटर वॉल्यूम। लेकिन एक कंडीशन है, एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 atm जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, एसआई यूनिट में 10 पावर 5 पास्कल। तो इसी टेम्परेचर और प्रेशर में 1 मोल के पार्टिकल्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो आएगा 22.4 लीटर। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा और वॉल्यूम के बारे में पूछेगा तो आपको हमेशा ये टर्म एसटीपी लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताकि फ्रीली आप 1 मोल को वहां पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेड है ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि 1 डजन ऑरेंज और 1 डजन एप्पल सेम कंटेनर ऑक्यूपाई कर रहा है विच इज ऑफ 2 लीटर। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्रोवाइडेड कि जो साइज है एप्पल और ऑरेंज का वो सेम है। ऑब्वियसली अगर साइज छोटा बड़ा होगा तो एक ही कंटेनर में नहीं आ पाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि हर एलिमेंट का साइज अभी एटम का साइज सेम है। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बोल देते हैं कि 1 मोल में क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है इसीलिए बार बार वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जिसको कि वॉल्यूम बोल रहे हैं, और उसका वैल्यू होगा 22.4 लीटर। ठीक है, बढ़िया। तो ये था स्टूडेंट सेकेंड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड डेफिनेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम। और अब थर्ड डेफिनेशन देखेंगे मोल का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो अब मैं फिर से ये वाला एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे, इसमें थोड़ा और ध्यान दे करके सुनिए। 1 डजन ऑरेंज और 1 डजन एप्पल सेम कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, लेकिन क्या दोनों का मास सेम होगा? बिल्कुल नहीं। 1 डजन ऑरेंज का मास सपोज अगर 1 kg है तो 1 डजन एप्पल का मास यहाँ पे 2 kg आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेट सेम अलग अलग है तो यहाँ पे मास डिफरेंट आएगा। अगर हम लॉजिकली भी मेजर करें तो एप्पल ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू ऑरेंज, तो फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ एप्पल उसका मास अलग आएगा। तो इससे क्या समझ में आया? 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन मास अलग अलग हो सकता है। सेम भी आ सकता है बट अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग होता है। ठीक है, इसीलिए 1 मोल में आने वाले जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है 22.4 लीटर, लेकिन मास का ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 kg ऑरेंज का वेट अलग है और एप्पल का वेट कितना आ गया? 2 kg, डिफरेंट आया। ऑल्दो दोनों की क्वांटिटी सेम थी, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे उसके बाद भी। तो कैसे निकालेंगे हम मोलर मास? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल में जो मास आएगा किसी भी सब्सटेंस का उसको कहते हैं मोलर मास। तो हर सब्सटेंस का मोलर मास अलग होगा, कैसे निकाल पाएंगे? चलिए उसको देखते हैं आगे। विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ शो किया गया है आपको टू कैलकुलेट द मोलर मास। तो एक कंपाउंड है हमारे सामने कैल्शियम कार्बोनेट। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है यहाँ पे। कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। एटॉमिक मास आपको याद होगा, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16। तो जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मोलर मास भी कैलकुलेट होता है। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है यहाँ पे, दैट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है यहाँ पे? मोलर मास का यूनिट आ जाता है ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर मास में यूनिट क्या था? यू या एमयू। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन यूनिट यहाँ पे डिफरेंट रहता है, दैट इज ग्राम। ग्राम में मेजर करते हैं मोलर मास को। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या था उसका? CaCO3। तो उसका उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1 मोल में? 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.023 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो उसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? 6.023 10 पावर 23। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा ये एसटीपी में? 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल में वॉल्यूम फिक्स है, दैट इज 22.4 लीटर। लेकिन मास कितना होगा? इसका मास होगा इसके मोलर मास के बराबर होगा। मोलर मास कितना है इसका? तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 100 ग्राम। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, 100 ग्राम मास है उसका, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो ये फाइनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने एड अप कर दिया है, समराइज कर दिया है तीनों डेफिनेशंस को मोल कॉन्सेप्ट के। अब न्यूमेरिकल में क्या अप्लाई करना है? ये 3 डेफिनेशंस तो हमने इंडिविजुअली समझ लिया है,
न्यूमेरिकल में आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया है फॉर्मूले के फॉर्म में, ताकि बिल्कुल दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको समझाया गया है, बस उसको इजी करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला कि कभी अगर हमको मास दिया है किसी सब्सटेंस का और मोल्स कैलकुलेट करना, तो बहुत सिंपल सा तरीका होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.023 10 पावर 23। और अगर वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो उसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सारे नीचे के जो डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं, वो क्या है? वो है 1 मोल का मास, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और 1 मोल में वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट भी कैलकुलेशन आ सकता है स्टूडेंट्स की, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और मास कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मोल्स दिया है और मास कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास अब यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड मास। फिर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड मास। अगर आपको मोल्स दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 10 पावर 23, तो बस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेम फॉर्मूला है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूछा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से। इधर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूले सिर्फ 3 ही है, उनको यूज करने से वो, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल 6 फॉर्मूले हैं, 3 ही, 3 डिफरेंट फॉर्मूले on the basis of 3 different definitions of mole concept. First on the basis of mass, second on the basis of particles, and third on the basis of volume. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए उसको मैं ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में भी अरेंज कर दिया हूं। अगर आपको न्यूमेरिकल में नंबर मास ऑफ सब्सटेंस दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, तो आप क्या करिए, पहले मास से निकालिए मोल्स, मोल्स से पार्टिकल्स। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप पहले निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, देन मोल्स से वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम से निकालिए मोल्स, मोल्स से आएगा मास। ठीक है, तो चाहे कुछ भी गिवन हो, मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और कुछ भी पूछा हो, बिना मोल्स कैलकुलेशन के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस डायग्राम को याद रखिए, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देयर आर जस्ट 3 फॉर्मूले रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको 2 एग्जांपल शो करूंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने 2 एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, what number of moles contains 3.011 10 power 23 molecules of glucose? ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, C6H12O6। तो हमको क्या गिवन है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो क्या आ जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो बस दोनों नंबर्स को आप डिवाइड करिए और बिल्कुल तुरंत आपका आंसर आ गया 0.5 मोल्स, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 23 और 3.011 डिवाइड बाय 6.022 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है? एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टर्म यूज करेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हमको मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अ मोल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मास निकालना है। मास ऑफ 1 फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन, आपको बता दूं फ्लोरीन अगर लिखा है तो डायटोमिक गैस होता है, फॉर्मूला होता है F2।
अब एक फ्लोरीन एटम का मास होता है, एक फ्लोरीन एटम का मास होता है 19 ग्राम मोलर मास। तो F2 का कितना होगा 38 ग्राम। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि 1 मोल ऑफ फ्लोरीन का मास कितना है 38 ग्राम। 1 मोल ऑफ फ्लोरीन का मास क्या है 38 ग्राम। कैसे निकाला मैंने 38? 2 इंटू 19 38। 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है F2 डायटोमिक मॉलिक्यूल। और 1 मोल में नंबर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.023 10 पावर 23। ये तो हर सब्सटेंस में उतने ही होते हैं फिक्स। अब हमको एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मास निकालना था लेकिन ग्राम में। कैसे कर पाएंगे? तो 1 मोल का मास कितना है 38 ग्राम और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 10 पावर 23। तो एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? तो 38 ग्राम से उसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 38 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आप सोचो 38 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? डिवाइड करने से आएगा बिल्कुल आराम से 6.3 10 पावर -23। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों हम मॉलिक्यूलर मास यू या एएमयू में मेजर करते हैं, तो उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ग्राम में कैलकुलेट किए एक मॉलिक्यूल का मास कितना छोटा आ रहा है 10 पावर -23, बहुत छोटा ऑर्डर है। यही रीजन है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को यू या फिर एएमयू में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स कि ये दोनों एग्जांपल आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्लियर हो गए होंगे। ब्लॉक डायग्राम जो मैंने शो किया था अभी थोड़ी देर पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंफॉर्मेशन से आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं 100% अप टू जेई लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। 3 डेफिनेशन है मोल के, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मास, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तीनों को आपस में हमने कनेक्ट किया है ब्लॉक डायग्राम से। आप ये एग्जाम्पल फिर से रिकंसिडर करिए और क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए या हेल्प के लिए हमारा सपोर्ट आपको हमेशा अवेलेबल है। वी आर फैकल्टीज ऑफ वेदांतु, ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एक्सपेक्टेड है कि आज का ये लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। तो आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।